तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 है हमारा, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो उससे पहले हम बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा होता है जब हमारी इकोनॉमी में जितनी अवेलेबल जॉब्स होती हैं वो सारी फुलफिल्ड हो जाए, ठीक है, सारी वैकेंसीज भर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फुली ऑक्यूपाइड वैकेंसीज, यानी नो स्पेस अवेलेबल फॉर न्यू जॉब। यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमने वो पूरी फुलफिल कर दी है, अब कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? इस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेस डिमांड से। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? जब हमारी एडी यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एएस से। एएस क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं। इट इज द सिचुएशन when AD is more than AS corresponding to full employment level of output in the economy। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। फुल लेवल ऑफ आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम यानी इससे ज्यादा हमारा आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है, नो स्पेस अवेलेबल फॉर न्यू जॉब, यानी न्यू जॉब के लिए कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। यानी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ये मैक्सिमम लेवल पे है, तो इसको हमने क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट। जितना आउटपुट है हम उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हमने क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं। इट इज द सिचुएशन व्हेन ए हो जाए एएस से, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और इस पॉइंट पर हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो पूरी तरह फुलफिल हो चुका है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, यानी हमारा प्रोडक्शन भी इस लेवल पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस सिचुएशन को हमने क्या बोला? इस सिचुएशन को हमने बोला एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुका है लेकिन फिर भी खर्चा करने के लिए हम और ज्यादा तैयार हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है ऑन द कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एएस क्या हो गया? ये हो गया हमारा आउटपुट।
ठीक है, आउटपुट हमारा क्या है, मैक्सिमम है, अपने पूरे लेवल पे पूरी क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड फिर भी इससे ज्यादा हो गई, यानी लोग और भी खर्चा करने को तैयार है कंजप्शन पे। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन। इसका रिजल्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे, क्योंकि अब हो गया, अब हम इसको और नहीं बढ़ा सकते, लेकिन खर्चा करने के लिए सभी लोग और भी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। तो फिर वो क्या करेंगे, आउटपुट को खरीदने के लिए, प्रोडक्शन को खरीदने के लिए और भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, यानी चीजें हमारी इकोनॉमी में महंगी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया एक्सेस डिमांड क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एडी का ग्राफ सबको बनाना आता है, एएस का ग्राफ भी सबको बनाना आता है, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा आएगा इनकम, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट का मतलब एएस हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा एडी। एडी का मतलब सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस, LOR, लाइन ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर क्या होता है हमारा, AD इक्वल्स टू AS होता है हमेशा। ठीक है, फिर इसके बाद अब बनाते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल शो करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है हमारा, वो लेवल जहां पर हम अपनी एग्रीगेट डिमांड को फुली मीट कर पाएंगे, यानी इस लेवल पे, यानी इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। याद है ना इक्विलिब्रियम क्या होता था, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, जहां पर AD इक्वल्स टू AS हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये सिचुएशन क्या है, ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, यानी हम मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते और देखते हैं। अब ये तो था हमारा एडी का ग्राफ। ये एडी वो एडी है जिसको हम फुली मीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं एक्चुअल एडी, कि हमारी एक्चुअल एडी कितनी है, एक्चुअल डिमांड हमारी कितनी है। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को। ये क्या हो जाएगी, हमारी एडी। ठीक है, और ये क्या है, हमारी एक्चुअल एडी है। और ये जो बेटा गैप होगा, ये जो गैप होगा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, हम इतनी डिमांड को मीट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट इतना है, लेकिन इस डिमांड को हम मीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आउटपुट से भी ज्यादा हो गई। ठीक है, यानी एएस वाले पॉइंट से भी ये ज्यादा हो गई, इसीलिए इन दोनों डिमांड के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर चीजें महंगी हो जाएंगी। ग्राफ सबको समझ में आया या इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? बोलो। सर एक बार और कर दो। अच्छा, भानु सार्थक। सर एक बार दोबारा ही बता दो। चलो फिर से बताता हूँ। एक्चुअल में हम ग्राफ पे क्या शो कर रहे हैं, हम ग्राफ पे अपने दो एडी शो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एडी जो है ये वो वाली एग्रीगेट डिमांड है जिसको हम मीट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो एडी है ये हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है।
ठीक है, तो पहले हमने एडी को रिप्रेजेंट किया जिसको हम मीट कर सकते हैं, जो हमारी एएस के इक्वल है, और वो क्या है, यहाँ पर है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया जो हमारा एक्चुअल है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो था हमारा एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा वाला, तो हमने एडी का ग्राफ ऊपर बनाया। ठीक है, और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा, यानी इस पॉइंट के बाद जब डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों का प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, एडी इंक्रीज होगी, तो अब हम इन्फ्लेशन के केस में चले जाएंगे। अब हमारी चीजें इसके बाद से महंगी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। महंगी होनी स्टार्ट क्यों होंगी, क्योंकि कंट्री हमारी या फिर हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, ये देखो हमने ये बोला था ना, इट इज द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस, एएस से ज्यादा एडी है हमारी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते इस लेवल के बाद, क्योंकि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए डिमांड तो इंक्रीज हो सकती है लेकिन आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही नहीं बची है हमारे पास। इसीलिए ये गैप क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। अब समझ में आया, या कोई भी इसमें डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। आ गया सर। आ गया सर। भानु, आ गया सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। हमने एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन इसका रीजन क्या हो सकता है, हमारी डिमांड जरूरत से ज्यादा क्यों इंक्रीज हो सकती है, या फिर अवेलेबल गुड्स से ज्यादा इंक्रीज क्यों हो सकती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो बेटा रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन क्या होगा कि हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको इंक्रीज्ड। ठीक है, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, एमपीसी। ठीक है, यानी अब हम पहले से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो हमारी कंजप्शन इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रीजन क्या हो सकता है। सेकंड रीजन हमारा हो सकता है रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो हमारी इनकम या फिर खर्च करने लायक हमारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे। ठीक है, सेविंग हमारी ज्यादा हो जाएगी, सेविंग ज्यादा होगी तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड रीजन क्या होगा, थर्ड रीजन होगा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, कि अब गवर्नमेंट हमारी फैसिलिटीज पे ज्यादा खर्चा कर रही है। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देना स्टार्ट कर दे, जैसे पेट्रोल और डीजल है। मान लेते हैं कि पेट्रोल अभी हमारा 70 रुपए लीटर है, 70 रुपए लीटर पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम 10 रुपए की सब्सिडी दे देंगे। तो अब कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को अब सिर्फ 60 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 रुपए गवर्नमेंट पे करेगी उसके बिहाफ पे। तो इस केस में क्या होगा, 10 रुपए बचेंगे, हमारे 10 रुपए बचेंगे तो सेविंग्स बचेंगी, सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगी तो हम ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हमारी फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्चा करने लगती है तो फिर हमारे खर्चे थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारे खर्चे कम होंगे तो हमारे पास सेविंग ज्यादा हो जाएंगी, सेविंग ज्यादा हो जाएंगी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस सर।
ठीक है, मेनली इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेनली हम वो रीजन लिख रहे हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फोर्थ रीजन क्या होगा? फोर्थ रीजन हमारा होगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या, हमने कंजप्शन तो बोल दिया, लेकिन हमारा एडी जो बनता है वो सी प्लस आई से बनता है। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पे भी ज्यादा खर्चा करेंगे, हम ज्यादा चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, तो भी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? फॉल इन इंपोर्ट्स। फॉल इन इंपोर्ट्स, तो बेटा इन 4 पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा कि हम ज्यादा खर्चा करने को तैयार हैं। ठीक है, चलो एक रीजन तो ये हो सकता है कि हम ज्यादा खर्चा करने को तैयार हो रहे हैं इसलिए हमारी एडी एएस से ज्यादा हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, हमारा आउटपुट ही कम हो जाए। आउटपुट कम कैसे हो सकता है? कि हमने इंपोर्ट कम कर दिया। इंपोर्ट कम करेंगे तो गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी हमारे पास। जितने गुड्स पहले हम बेच सकते थे या फिर अवेलेबल हो सकते थे, अब उतने गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए फिफ्थ रीजन भी क्या होगा हमारा? फॉल इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारा एएस कम हो जाएगा, यानी आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट कम होगा तो भी हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? फॉल इन इंपोर्ट्स, बोलो। यस सर। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा राइज इन एक्सपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट, अगर हम चीजें बनाकर बाहर बेचने लगे तो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ आउटपुट कम हो जाएगी, हमारे पास गुड्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे और हमारा एडी इंक्रीज हो जाएगा एएस से। ठीक है, इंपोर्ट हमने कम कर दिया और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा? जो हम बाहर से खरीद कर इंडिया में बेच रहे थे उसकी वजह से गुड्स कम हो जाएंगे हमारे पास, और जो इंडिया में बना रहे थे उनको बाहर ज्यादा बेचेंगे तो भी हमारे पास गुड्स कम हो जाएंगे और हम डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से भी क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। अब आते हैं रीजन नंबर 7, ये हमारा लास्ट रीजन होगा, डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब हम किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई कर दें। ठीक है, यानी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इसका मतलब है कि हम अपनी करेंसी की बेहिसाब प्रिंटिंग कर दें, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नए नोट हम छाप दें। इसको बोलते हैं डेफिशिट फाइनेंसिंग। जब बेहिसाब नोट छपेंगे तो लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में कैश करेंसी ज्यादा हो जाएगी। जब लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे और हम किस में चले जाएंगे? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। तो ये थे हमारे 7 रीजन जिनकी वजह से हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। ठीक है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन का मतलब जहां पर हमारा एडी ज्यादा हो जाएगा एएस से। अब ये 7 पॉइंट्स क्लियर हैं या इनमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं उनको रिपीट कर दूंगा। बोलो। सर ये आखिरी पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या? जब हम अंधाधुंध करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर दें, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें।
मनी सप्लाई क्या होती है, लोगों के पास जो कैश करेंसी होती है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अगर वो इंक्रीज हो जाए तो लोग ज्यादा खर्चा करने को तैयार हो जाएंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर एडी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एएस तो उतना ही रहेगा, आउटपुट तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी जिससे वो ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी अपना प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज कर देंगे। और हम किस में चले जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड की, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। ठीक है, ये सारे रीजन थे। देखो बेटा, एडी एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है अगर हम देखें तो ये होता है व्हेन एडी इज मोर देन एएस। ठीक है, तो सिंपल है, या तो एडी इंक्रीज हो जाए या फिर एएस डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो या तो एडी इंक्रीज होगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, या एएस डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो शुरू की जो 4 पॉइंट्स थे इनकी वजह से एडी इंक्रीज हो रही है, और पॉइंट नंबर 7 की वजह से भी एडी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो एएस है, एएस पे किस पॉइंट की वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है, एएस पे पॉइंट नंबर 5 की वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? बेटा समझ में आया क्या क्या हमारे रीजन थे एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने के? सर आ गया समझ। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये हमने क्या किया, हमने एक्सेस डिमांड किया। एक्सेस डिमांड में फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जहां पर हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट होगी, यानी इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में भी हम एडी को मीट ना कर पाए, यानी एडी इंक्रीज हो जाए एएस से, तो क्या होगा, हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, महंगाई हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने 2 एडी बनाए। फर्स्ट एडी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इक्विलिब्रियम वाला एडी, और सेकंड एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल एडी को, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, फिर इसके बाद हमने रीजन पढ़े कि किस रीजन की वजह से हम हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे रीजन थे कि हम ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी जो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, तो चाहे हमें ज्यादा राशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ज्यादा राशन खरीदना स्टार्ट कर दिया। किया या नहीं किया? हाँ किया। तो ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जब लोग ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते विदाउट एनी रीजन, वो बस चाहते हैं कि हम ज्यादा कंज्यूम करें, इकट्ठा कर ले चाहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अभी हमने फिलहाल देखा था अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रिडक्शन इन टैक्सेस। जब टैक्स कम कर दे गवर्नमेंट तो हमारे पास ज्यादा पैसे सेव हो जाएंगे, ज्यादा पैसे सेव हो जाएंगे तो फिर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट हमें ज्यादा फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दे। जब गवर्नमेंट हमें ज्यादा फैसिलिटी देगी तो फिर हम सेविंग भी ज्यादा कर पाएंगे, यानी हमारे बाकी के अदर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो हम ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे उस केस में। फोर्थ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो भी हमारी एडी इंक्रीज हो जाएगी। फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट कम कर दें तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, यानी एएस कम हो जाएगा हमारा, तो ये भी हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने वाली सिचुएशन होगी। राइज इन एक्सपोर्ट, यानी हम बना तो इंडिया में रहे हैं लेकिन बाहर बेच रहे हैं, बाहर बेचेंगे, आउट ऑफ इंडिया सप्लाई करेंगे, तो फिर इंडिया में गुड्स कम सप्लाई हो पाएंगे, जिससे हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चले जाएंगे। फिर सबसे लास्ट था डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई कर दी जाए, ज्यादा मनी सप्लाई यानी एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स हो जाए। जब ज्यादा पैसे छप जाएंगे तो फिर ज्यादा इनकम हो जाएगी लोगों की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कीनिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भी नोट्स की प्रिंटिंग बहुत ज्यादा की गई, जिसकी वजह से वहां पे अब अगर हम 1 लीटर मिल्क की भी बात करें
तो बेटा वो लाखों में आता है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो ये 7 रीजन थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में चली जा सकती है। सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में अगर हम चले गए तो इससे किस किस चीज पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है, क्या क्या हमें फायदा या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले मैं बोलता हूं इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट यानी हमारे प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटे एक्सेस डिमांड से हमारे आउटपुट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा, आउटपुट तो उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे वो तो मैक्सिमम ही रहेगा, वो तो कम नहीं हो पाएगा। बस होगा क्या, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए आउटपुट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना तो ये हम इसको इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज भी नहीं करेंगे। डिक्रीज क्यों नहीं करेंगे, डिक्रीज कर दिया तो एडी और ज्यादा हो जाएगी एस से, ठीक है, तो और ज्यादा महंगाई हो सकती है। तो हम इसको जितना हो सके उतना मैक्सिमम पे रखेंगे। फिर आता है सेकंड, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये जॉब वाली एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो एक्सेस डिमांड का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते। क्योंकि अब आउटपुट पे ही कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक थर्ड, जनरल प्राइस लेवल। मुझे बताओ प्राइस लेवल के साथ क्या होगा, बोलो प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बता सकते हो? बोलो बेटा, प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सेस डिमांड का। बोलो आंसर करो, भानु, संस्कार, सार्थक। अच्छा इंक्रीज होगा। हाँ, प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा यानी राइज हो जाएगा। बेटा ये तो हम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं, जब से हमने एक्सेस डिमांड स्टार्ट किया है, कि हम इन्फ्लेशन में चले जाएंगे। इन्फ्लेशन में जाने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन में जाने का मतलब होता है कि चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, यानी हम महंगाई में चले जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल हमारा राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा एक्सेस डिमांड का, सबसे पहले हमने बोला आउटपुट यानी हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम पर चल रहा है, मैक्सिमम को हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के पे क्या फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉब्स उतनी ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि जब आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा तो जॉब भी नहीं बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही रहने वाली है। थर्ड हमने देखा जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, ये राइज कर जाएगा। राइज क्यों करेगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा खर्चा करने को तैयार है। एक्सेस डिमांड में मेन चीज क्या है कि हम इन्फ्लेशनरी गैप में चले जाते हैं, हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हिट कर जाते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हमने एक्सेस डिमांड कवर किया है। बोलो बेटा, क्लियर है सबको? कुछ पूछना है इसमें फिर से? सर क्लियर।